Hello everybody, welcome back to the channel. This is Satyam Jain and this is Understand UPSC. So this is the next lecture in the series of Conquering CSAT. This is lecture number 4 and for the QRE series this is lecture number 2 and this is the last lecture in the 2021 paper part. So before this we have already done the RC, we have already completed the RC of 2021 and we have also completed half of the questions of QRE. So for the second half and for the last part, let's begin. So this is question number 45. Consider the following table. Who is the fastest run scorer in the test match? ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि हमेशा अपनी लिस्ट अपने दिमाग में रखो. अब इसमें कुछ नहीं है. दिस क्वेश्चन माइट बी अ बिट ऑफ टाइम टेकिंग बट एक्यूरेट हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी ध्यान से करोगे तो. सो फास्टेस्ट रन स्कोरर निकालना है. प्लीज़ दिस लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मोस्ट रन स्कोरर से कंफ्यूज नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में, ये आपका पिटफॉल है. ठीक है, तो रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग 61, रन स्कोर्ड इन सेकेंड इनिंग 14, टोटल रन स्कोर 75, टोटल बॉल्स 99 प्लस 76 175, 5 और 50 55, 12 और 85 97, 15 और 20 35, 75 और 50 125, 13 और 12 25 एंड 55 और 50 105. ठीक है, अभी आपके सामने ये आ गया है. दिस इज स्कोर अपॉन द नंबर ऑफ बॉल्स टेकन, रन स्कोर्ड अपॉन बॉल्स टेकन. नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द फास्टेस्ट. सी 97 बॉल्स में 55 रन बनाए हैं. इन दोनों ने ज़्यादा बॉल्स ली हैं और 55 से कम रन्स बनाए हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब सिर्फ इन दोनों की बात है. ठीक है, अब देखो जब 55 को 97 से डिवाइड कर रहे हो तो सपोज करो मान लो 55 को आप 100 से डिवाइड करते तो समवेयर अराउंड 55 आता. तो इसका जो स्ट्राइक रेट है या इसका जो परसेंटेज रेट है वो 55% के आसपास होगा समथिंग, ऐसे मान लो. ठीक है, इसका क्या है 75 अपॉन 175. अभी इसका देखो आप 75 अपॉन 175 कर रहे हो. ठीक है, अगर ये 75 अपॉन 150 भी होता तो भी ये तो जाके 50% होता. अभी तो ये 175 है, मतलब ये 50% से भी कम के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है और ये 55% के स्ट्राइक रेट पे खेला है. करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे बी. आगे बात समझ में. तो पूरा डिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली देख रहे हो तो इसलिए टाइम बचा लो अपना. कितनी देर लगी मुझे सॉल्व करने में, कुछ भी नहीं. और मैं तो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा. ओके, सो द आंसर हेयर इज बी. तो ऐसा क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, ईजी की कैटेगरी में. आगे बात समझ. चलो, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेज. अब देखो यही वही सब चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ. बस ध्यान से सुनना, हो जाएगा ये क्वेश्चन. इसमें कुछ भी टफ नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में आते हैं. पढ़ो. हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेज. ठीक है, 1/5 of the villagers cultivate paddy, 1/3 of the villagers are literate and 4/5 of the villagers are under 25 years of age. अब बताना इसमें से क्या करेक्ट है. 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, मान लो 100 लोग थे उस विलेज में टोटल. ठीक है, 100 लोग थे टोटल उस विलेज में. हाफ के पास अपना घर है तो मतलब 50 के पास क्या हो गया, होम हो गया. 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, 20 विलेजर्स क्या कल्टिवेट करते हैं, पैडी. 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 33.3 विलेजर्स क्या हैं, लिटरेट हैं. एंड 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 80 विलेजर्स क्या हैं, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज के हैं. ठीक है, अब सुनो. ऑल द विलेजर्स, अब ध्यान से सुनते जाओ बस इसे. ऑल द विलेजर्स who have their own houses are literate. all the villagers who have their own houses, ये 50 लोग हैं, are literate, वो सब के सब लिटरेट हैं. ये 33 लोग हैं. ठीक है, अभी देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये 50 लोग और ये 33 लोग बिल्कुल अलग अलग हों, क्योंकि 100 लोग हैं टोटल. ठीक है, तो 100 में से ऐसा हो सकता है ना कि ये 50 और ये जो 33 लोग हैं ये बिल्कुल अलग अलग हों. तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो. राइट, फिर अगला है सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट. सम विलेजर अंडर 25 ईयर ऑफ एज, 80 लोग हैं अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज और उसमें से कह रहा है कि कुछ लिटरेट हैं. लिटरेट वाले 33 हैं. तो अब देखो ये जो 80 लोग हैं अगर आप इनको एक साइड रखोगे और लिटरेट वालों को अलग रखोगे तो जो टोटल नंबर है वो 113 पे चला जाएगा, जबकि लोग 100 ही हैं. तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग तो होगी. तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो कि सम विलेजर्स जो हैं वो 25 ईयर्स के अंडर वाले वो लिटरेट हो गए ही होंगे, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई. तीसरा देखो, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट.
हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी, मतलब 10। ये कह रहा है कि ये 10 विलेजर्स ही बस लिटरेट हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, राइट ये दोनों कैन बी कंप्लीटली एक्सक्लूसिव। एंड नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज़ हिज ओन हाउस। देखो ये भी गलत है, अगर इन इन 80 के घर नहीं है, ठीक है, 100 लोग हैं टोटल, उसमें से 80 हैं ये, अगर इन 80 के अपने घर नहीं है तो घर सिर्फ 20 लोगों के होने चाहिए थे, लेकिन घर 50 लोगों के हैं, तो ये वाला भी क्या हो गया, इनकरेक्ट, एंड योर आंसर इज बी। आगे बात समझ में। इसी को मैं वेन डायग्राम से अगर प्लॉट करके दिखाऊं तो भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, टोटल 100 है, ठीक है, उसमें से ये आपका मान लो 100 है, ठीक है। अब इसमें 50 लोग ऐसे हैं जिनके अपने घर हैं, ये 50 मान लो जिनके अपने घर हैं, 50 वाले, ठीक है। फिर ये 20 वो हैं जो पैडी कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, ये वो हैं जो लिटरेट हैं, 33.3। अब जो 80 है वो एक ये सब तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये तीनों भी 50 और 20, 70 और 33, 103 है, तो इनमें से भी कुछ ना कुछ कम से कम 3 विलेजर ऐसे होंगे जो ओवरलैप करते होंगे। तो इसका जो चार्ट बनेगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत छोटा सा सेक्शन ये ऐसा बनेगा ही बनेगा जहां पे तीनों ओवरलैप करते होंगे, क्योंकि इनका जो समय है वो 103 जा रहा है। समझ में आ रही है बात। और 80 वाला तो सब ओवरलैप करेगा ही करेगा, सबसे ओवरलैप करेगा, तीनों से ओवरलैप करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो नहीं सकते, इससे तो हो सकता है, फिर भी इसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकता है वो। तो यहां पे अगर एक स्टेटमेंट बनता कि क्या बनता, नो विलेजर अंडर 25 ईयर ऑफ एज कल्टीवेट पैडी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ठीक हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चले, जिनका भी सम 100 के पार जाएगा वही आपका उसी केस में आंसर हो जाएगा, बस यहाँ पे ये है। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स अंडर क्वेश्चन, ये पहले करा चुका हूँ, अब आप ही करके बताओ इसको। द लास्ट डे ऑफ द मंथ, अभी देखो मेरे लिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं, मेरे लिए क्वेश्चन टफ होते हैं क्योंकि मैं कैलेंडर के क्वेश्चन करता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपके लिए करके दिखाता हूँ। द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ अ वेंसडे, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज़ अ वेंसडे, तो मतलब जो 31 हो सकता है, 30th हो सकता है, 29th हो सकता है, 28th हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, वो क्या है, वेंसडे है, ठीक है। अब ये इसके बेसिस पे पूछ रहा है कि वो डे इज़ द 14th ऑफ द गिवन मंथ, तो बताओ आप कैलकुलेट कर लोगे क्या कि 14th कौन सा है। अगर आपको यही नहीं पता कि लास्ट जो डे था वो 31 था, 30 था, 29 था, 28 था, कौन सा महीना था, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप 31 मान के कैलकुलेट करो, लेकिन 14th जो डे निकले वो एक्चुअली में 30 के बेसिस पे निकले, आंसर डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 से तो ये कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे, जो थर्ड सैटरडे है, थर्ड सैटरडे, ठीक है, जो थर्ड सैटरडे आया वो क्या था, 17th डे था। अब ये आसान हो गया करना आपके लिए, तो 16th क्या होगा, फ्राइडे, 15th क्या होगा, थर्सडे, और 14th क्या होगा, वेंसडे। तो वॉट डे इज द 14 ऑफ द गिवन मंथ, वेंसडे। ये बात तो फिक्स है क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, इट डजेंट डिपेंड अपॉन द एंड डेट, ये तो एक सर्टेन डेट है मंथ के बीच की। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, नो। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, यस। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड, नो, नो, क्योंकि स्टेटमेंट 1 का कोई काम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्टेटमेंट 1 का इस पर्टिकुलर केस में कोई काम नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो गया आपका बी, 45, 46, 47 तीनों का बी हो गया आंसर, है ना, यस। चलो 48 देखते हैं। विच डे इज 10 अक्टूबर 2027, मैं इस पर टफ लिखूंगा और उसको स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक बार बताता हूँ कैसे होते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो इसने 10 अक्टूबर की डेट क्यों दी, ये 2021 का पेपर 10 अक्टूबर वाले दिन ही हुआ था, ठीक है, और 10 अक्टूबर को क्या था, संडे था, संडे को ही होता है यूपीएससी का पेपर। तो अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट होता है, 10 अक्टूबर 2021 संडे हो गया, 10 अक्टूबर 2021 इज़ अ संडे, ठीक है। अब देखो 10 अक्टूबर 2022 क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, एक एक ऐड करते जाना है। 10 अक्टूबर 2023 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 10 अक्टूबर 2024 क्या हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान दो बस, 2024 क्या है, एक लीप ईयर है। कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आखिर की जो 2 डिजिट्स होती हैं किसी भी ईयर की, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो वो लीप ईयर होता है। तो 10 अक्टूबर 2024 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जब होएगा तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में एक डेट बढ़ गई ना,
इससे पहले नहीं बढ़ रही थी, या फरवरी में जो एक डेट बढ़ेगी उसको अकोमोडेट करोगे, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एंड देन 10 अक्टूबर 2025 क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 10 अक्टूबर 2026 क्या हो जाएगा, सैटरडे। 10 अक्टूबर 2027 क्या हो जाएगा, वापस से संडे। तो आंसर इसका क्या हो गया, संडे। आई बात समझ। अब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बस ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, देखो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैं टर्न करके पूछता हूँ, यही होते हैं बस पिटफॉल्स। देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ 10 फरवरी, मान लो कह रहा हूँ 10 फरवरी 2023 या फिर 2021 से चला लो, ये एक संडे है। अब मुझे बताओ 10 फरवरी 2024 क्या होगा। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या होगा आंसर बताओ। देखो 10 फरवरी 2022 क्या हो जाएगा, मंडे। 10 फरवरी 2023 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। एंड 10 फरवरी 2024, अब 2024 लीप ईयर है तो हम इसमें थर्सडे मार देते, लेकिन 10th फेब लिखा हुआ है, मतलब कि अभी तक 29th फेब आया नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे। अभी तक वो जो डेट बढ़नी थी वो बढ़ी नहीं ना, तो 10 फेब 2024 वेंसडे। और जब अब आप 10 फेब 2025 कैलकुलेट करोगे तो इसमें वो बढ़ी हुई डेट को अप्लाई कर दोगे, तो यहां क्या हो जाएगा, फ्राइडे। आगे बात समझ में, ठीक है। आंसर वही आ जाएगा फिर से, 10 फेब 2026 जो है वो फिर सैटरडे हो जाएगा और 27 फिर से संडे हो जाएगा। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, तो अगर वो डेट पहली है, डेट बढ़ने वाली 29 के पहली है, तो उसमें 1 ही ऐड होगा उस पर्टिकुलर लीप ईयर में। लेकिन अगर उसके बाद किया, जैसे इस केस में थी 10 अक्टूबर 2027, तो लीप ईयर वाले साल में ही ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, एक बार दोबारा सुन लेना, अगर नहीं क्लियर हुई है तो समझ में आ जाएगा। ओके चलो, कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स गिवन बिलो, यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू वन इफ। ओके, सबसे पहले बोल रहा है सम ग्रीन आर ब्लू, फिर बोल रहा है सम ब्लू आर ब्लैक, और इसके बेसिस पे 4 कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है, चलो लेट्स सी कि इसमें से क्या करेक्ट होगा, क्या इनकरेक्ट होगा। ओके सो इसको मैं अलग से करके बताता हूँ आपको। सम ग्रीन आर ब्लू, सम ब्लू आर ब्लैक। कहाँ करूँ, एक सेकंड, नया पेज ऐड कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। ओके सो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, सम ग्रीन आर ब्लू। तो ये मान लो आपका सम ग्रीन है, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें से कुछ ब्लू है, तो ये सम ग्रीन आर ब्लू हो गया मान लो। ठीक है, सम ग्रीन आर ब्लू, ये ग्रीन ये ब्लू। अब कह रहा है सम ब्लू आर ब्लैक, तो सम ब्लू जो है वो ये ऐसे सपोज करो ब्लैक हो गए। ठीक है, ये है ब्लैक, ये है ब्लू। ओके, अब पहला कंक्लूजन है सम ग्रीन आर ब्लैक, तो देखो कहाँ है, सम ग्रीन आर ब्लैक, नहीं, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो नहीं, इनकरेक्ट। दूसरा है नो ग्रीन इज ब्लैक। अब देखो यहां पे आपको लगेगा कि नो ग्रीन इज ब्लैक, ये बात तो सही है, ये ब्लैक और ग्रीन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, अभी बोला सर ने, लेकिन यहीं पे होता है जो मैं आपको कल समझा रहा था कि 2 कंडीशन आपको देखनी है। ये देखो दोबारा से क्या बन सकता है, सम ग्रीन आर ब्लू, ओके, एंड सम ब्लू आर ब्लैक, तो मान लो वो ये वाले ब्लू हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम ब्लू आर ब्लैक, और ये ग्रीन के साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो नो ग्रीन इज ब्लैक वाली थ्योरी है वो भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हर कंक्लूजन के लिए आपको ये देखना है कि क्या वो सारे वेन डायग्राम्स को फॉलो करता है। अगर आप एक भी कंडीशन ऐसी सोच पा रहे हो, आसान है सोचना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ना वैसे चला के देख लो, ये सर्किल है, इसको सोचो रोटेट रोटेट कर करके क्या क्या इसके ऊपर आ रहा है, तो आ रहा है, आ सकता है ना ये वाली कंडीशन। तीसरा है देखो ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सम ग्रीन आर ब्लू एंड सम ब्लू आर ब्लैक, तो हद से अधिक हो सकता था कि सम ग्रीन आर ब्लैक, लेकिन वो होना जरूरी नहीं था, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। ऑल ग्रीन आर ब्लैक ये भी गलत हो गया, सी नहीं है, एक कंडीशन ढूंढनी है बस आपको। एंड ऑल ब्लैक आर ग्रीन ये भी नहीं है, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4। ठीक है, इस एक वेन डायग्राम ने ही आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। ठीक है, लेकिन ये वाले के लिए जो ये था आपका नो ग्रीन इज ब्लैक, उसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा कि एक अलग से कंडीशन बन सकती है जो ये कहे कि नो ग्रीन इज ब्लैक।
आगे बात समझ में क्लियर? ये है वेन डायग्राम का, इतने कॉन्सेप्ट होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन सीक्वेंस? अब देखो सब के साथ ज़रूरी नहीं है कि सबको ना आराम से आ रही हो ये चीज़ें, जो ये वाली है रीजनिंग वाली है, तो इसमें मतलब ये सीरीज़ वगैरह वाली, तो इसमें एक बार ट्राई करके देख लेना, अपने सामने घड़ी रख लेना, 25 सेकंड 30 सेकंड ट्राई करके देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो यूपीएससी ना बहुत टफ नहीं देता, बहुत सिंपल सी देता है। देखो जैसे ये है, देखो ये कितनी सिंपल है। 2 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है? इतना ही तो है कि 2 3 6 होते हैं, एक जोड़ दो 7 बन जाते हैं, बस। 7 और 22 के बीच में 7 3 22, 7 21, एक जोड़ दो 22, 22 से 66 66, एक जोड़ दो 67, 67 3 201, 201 प्लस 1 202, तो 200 में क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और एक जोड़ दो 607, आपका आंसर हो गया। इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको नेचुरली आ रहा हो ये, तो प्रैक्टिस कर लो, दैट्स ओके। बट अगर प्रैक्टिस के बाद यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, देन डोंट, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। जय एंड विजय spent an equal amount of money to buy some pen and special pencil of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pen and 5 pencil and Vijay bought 2 pen and 7 pencil, then which one of the following is correct? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि जय ने 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदी और विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल खरीदी, और ये दोनों इक्वल अमाउंट की थी, ठीक है। तो यानी कि 3 पेन प्लस 5 पेंसिल का जो रेट है वो 2 पेन प्लस 7 पेंसिल के रेट के इक्वल पड़ता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉर्ट करना है। बस इसमें क्या करना है, ये पेन को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? 3 पेन माइनस 2 पेन यानी कि 1 पेन। 1 पेन का रेट कितना है, इसको इधर ले जाओ। 1 पेन का रेट 7 पेंसिल माइनस 5 पेंसिल 2 पेंसिल, तो 1 पेन का रेट 2 पेंसिल के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यही दे रखा होगा कहीं ना कहीं आंसर में, ये देखो सी वाला, द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल। बस हो गया आंसर। बताओ इसमें मतलब कितना आसान था ये, कितना आसान है यहाँ पे 2.5 नंबर लेना। आपको डरना नहीं है यार पेपर से, ठीक है। कॉमन सेंस रखो दिमाग में, हर चीज़ में फॉर्मूला और ये सबसे अपने आप को मत लोड करो। कॉमन सेंस है ना ये। 3 पेन 5 पेंसिल जिसने खरीदी उसका रेट इसके इक्वल था, दोनों को इक्वल रखा, हो गया सॉर्ट 1 मिनट में। चलो अगला देखते हैं। P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? अब देखो इन चीज़ों के लिए फिर से वही बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रट्टोफाई एनी आंसर। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या कह रहा है, P scored 40 marks more than Q, ठीक है। एक लड़का था पीयूष, उसने कुरैशी नाम के लड़के से 40 नंबर ज़्यादा स्कोर किए, यही लिखा है ना। P ने कुरैशी से 40 नंबर ज़्यादा स्कोर किए। अगर कुरैशी ने स्कोर किया 10% लेस मार्क्स देन पी, तो कुरैशी का स्कोर क्या था, ठीक है। यहां से आपको क्या निकालना है कि जो कुरैशी था उसने कितने स्कोर किया, पी से 10% कम नंबर, ठीक है। मतलब अगर पी ने 100 स्कोर किया है तो कुरैशी ने 90 स्कोर किया है, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो ये कितना परसेंट बैठेगा आपका, बस आपको ये हल्की सी चीज़ समझ लो। देखो अब बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे कर देंगे 10% ऑफ P एंड इसको 0.1 P रख देंगे। यही बस दिक्कत है, यही आप गलती करते हो, यही पिटफॉल है। Q ने 10% लेस स्कोर किया है P से, 10% स्कोर नहीं किया है P का, P से 10% कम, यानी कि कितना, जितना P था उसका 90% स्कोर किया है Q ने। ये बस आपको अगर आप समझ गए ना, यही पूरा का पूरा पिटफॉल होता है जहां आपका इस आंसर पूरा गलत हो जाता है, यही आपका टाइम वेस्ट होता है। ध्यान से पढ़ लो, Q ने 10% कम मार्क्स स्कोर किए P से। यहां पे ये नहीं लिखा Q स्कोर्ड 10% ऑफ P, नो, 10% लेस देन P, यानी कि Q ने 90% स्कोर किए एज P। तो Q इज इक्वल टू 90% ऑफ P, राइट। तो यहां पे Q इज इक्वल टू 0.90 P। आगे बात समझ में, दो इक्वेशन बन गई, Q इज इक्वल टू 0.90 P। अब यहां से अगर Q के लिए सॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू P माइनस 40, ठीक है। तो ये बस ये जो Q की वैल्यू है अब ये इसमें डाल दो, तो क्या बन गया,
0.90 p इज इक्वल टू p माइनस 40, राइट। ये इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ तो क्या बन गया, p माइनस 0.9 p इज इक्वल टू 40। तो p माइनस 0.9 p कितना होता है, 0.1 p इज इक्वल टू 40। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिवाइड बाई 0.1, ये हटा ये जीरो लगा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 400। बस अब ये गलती मत कराना, यही गलती पे ऐसी तैसी हो जाएगी। देखो यूपीएससी इतना तेज़ है ना, इसने ऑलरेडी 400 ऑप्शन में दे दिया है। अब हम तेज़ी में, हम प्रेशर में मार देंगे। मेरी ये बात ना याद करते रखो, बस ये लिख लो सारी चीज़ें कहीं। देखो किसका पूछा है, क्यों का पूछा है, क्यों कुरैशी का पूछा है, ओके। एंड पी के नंबर कुरैशी के नंबर से 40 ज़्यादा है, तो पी के अगर 400 है तो कुरैशी के कितने होंगे, 360, 400 माइनस 40, तो आंसर ए है। बस यहीं फंसाता है यूपीएससी, यहीं हमारे डर का, हमारी पैनिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है। ये नहीं करने देना है बस अपने साथ, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है, सिंपल था बिल्कुल। चलें आगे। अ पर्सन, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं, तब तो थोड़ा सा जगह देनी चाहिए पेपर पे कि कल को सत्यम पढ़ाए तो कहीं पढ़ा सके। ओके सॉरी। इफ ए पर्सन पी आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड। पी ने एक्स से बोला कि भाई तेरे पास कितना पैसा है। एक्स ने बोला अगर वाई मुझे 40 रुपये दे दे तो वाई के पास हाफ होंगे जेड के। अगर वाई मुझे 40 रुपये दे दे तो वाई के पास जो पैसे बचेंगे वो जेड के पैसे से हाफ होंगे। एक बात ये हो गई। दूसरा, लेकिन अगर जेड मुझे 40 दे दे तो हम तीनों के पास इक्वल पैसे आ जाएंगे। अगर जेड मुझे 40 दे दे तो हम तीनों के पास क्या आ जाएंगे, इक्वल पैसे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ये दो चीज़ें हैं। अब इसको देखते ही डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले सोचना है, आसान क्वेश्चन है, बस हल्की सी इक्वेशन बनानी है और हो जाएगा। देखो कैसे करना है। अगर y के पास से 40 रुपये चले गए तो उसके पास z के आधे बचेंगे। ठीक है, z थोड़ा किसी और तरीके से लिख लेता हूँ, पता चले मैं ये कंफ्यूज हो जाऊँ। एग्जाम गोल में आप भी ध्यान रखना इस चीज़ का। कैसे लिखते हैं z को यार, एक वो लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं। ये तो और 2 जैसा लग रहा है, हे भगवान। चलो ऐसे रहने दो। ये देख रहे हो, बड़ी देख रहे हो कितनी जहमत है ज़िंदगी में। ठीक है, ओके। तो y के पास से अगर 40 रुपये चले जाएं तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, z के आधे पैसे बचेंगे। बात समझ में आ गई। पहली इक्वेशन क्लियर है। चलो अब आगे देखो क्या बोल रहा है। फिर आगे बोल रहा है ये, इफ z गिव्स मी 40 देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट। अगर z x को 40 दे दे, मतलब x के पास अगर 40 रुपये आ जाएं, ठीक है, x के पास अगर 40 रुपये आ जाएं तो इस, और z के पास कितने हो जाएं, z माइनस 40 हो जाएं, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, y के इक्वल हो जाएंगे। तीनों के पास इक्वल पैसा हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, इतना ही सॉल्व करना है आपको। अब आप करोगे कि मैं करके बताऊं या होमवर्क दे दूं इसको, मैं करूं कि आप करोगे, बताओ जल्दी से। चलो पहले करके देखो, इस वीडियो को पॉज करो एंड डू दिस क्वेश्चन, तब तक मैं नेक्स्ट पेज डालता हूं। ठीक है, कर लिया। अब देखो कैसे करते हैं। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सिखा रहा हूं ना। y ने 40 दे दिए तो z के आधे बचे थे। ठीक है, यहां से आपका क्या निकल के आता है, ये 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। 2y माइनस 40 इज इक्वल टू z, यानी कि 2y माइनस 80 इज इक्वल टू z। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, x के पास 40 रुपये आ जाएं और z के पास से 40 रुपये चले जाएं तो इन तीनों के पास इक्वल पैसे हो जाएंगे। ये बनी थी, राइट। तो यहां से आपकी क्या इक्वेशन बन रही है, ये देखो, z इज इक्वल टू वाई प्लस 40, ये बन रही है ना। अब ये इक्वेशन अगर आप इसमें डाल दो तो बस आपका आंसर सॉर्ट हो गया। देखो डाल के, 2y माइनस 80 इज इक्वल टू वाई प्लस 40, y इधर आ गया, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और 80 इधर चला गया, 40 प्लस 80 इज 120। y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू क्या निकली, 120। अब एक बार देख लेते हैं इसने पूछा क्या था, बस हमेशा आके वापस ही देख लो। टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ
दैट एक्स वाई जेड हैव। तो वाई के पास अभी कितना है, वाई के पास 120 है, ये निकल गया। अब इसके बाद आपको एक्स और जेड की प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है। तो यहां से आपको क्या निकल रहा है, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू वाई, ये था x प्लस 40 इज इक्वल टू वाई, यानी कि x प्लस 40 इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80, ठीक है। और z की इक्वेशन क्या थी, z इज इक्वल टू वाई प्लस 40। तो z इज इक्वल टू वाई प्लस 40। y की वैल्यू कितनी थी 120 थी ना ये रही, तो 120 प्लस 40 कितना आ गया 160। तो z की वैल्यू आ गई 160, y की वैल्यू आ गई 120, x की वैल्यू आ गई 80। टोटल कितना हो गया 360। आंसर क्या आ गया बी, यानी कि 360। आ गया समझ, क्लियर है। चलें आगे, ज़्यादा टफ नहीं था, बस हल्का सा ध्यान से पढ़ के। इसमें क्या गलती होगी कि इसमें आप इधर जब ये सेकंड इक्वेशन पढ़ोगे ना, इफ z गिव्स मी 40 देन 3 ऑफ अस हैव इक्वल अमाउंट, पता है आप क्या करोगे, आप ये कर दोगे इफ z गिव्स मी 40 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, ये करोगे आप। ये है इसका पिटफॉल। आप ये याद नहीं रखोगे कि z ने जो 40 रुपये दिए हैं वो x के पास आए भी तो हैं, तब जाके तीनों में इक्वल हुए हैं। ये बस गलती करोगे, दिस इज़ द ओनली मिस्टेक दैट यू विल डू, और यहीं से आपका आंसर गलत हो जाएगा। बता दिया क्या फिटफॉल है, याद रखोगे। अब चलें आगे। चलो, सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो ये इस तरीके के, वेरी इजी। क्या है ये, इन अ कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन एज दिस, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन एज। तो देखो L के बाद M आ रहा है, ठीक है, मतलब M को पहले वाले अक्षर को एक पीछे करके लिखा, दूसरे वाले अक्षर को एक आगे करके लिखा, तीसरे वाले अक्षर को फिर एक पीछे करके लिखा, इसके बाद T आ रहा है, राइट। ऐसे करना है, बस इतना ही है ये, और कुछ नहीं है। तो यानी कि C को हम कैसे लिखेंगे, एक पीछे करके, तो B, तो ये खत्म, ये खत्म। अब BID है ना, ये तो सेम ही है, तो मतलब I को एक आगे बढ़ा के लिखा, ABCDEFGHI, B के बाद C, HIDEMN। आ गया समझ, बस यही आंसर है, ठीक है, सिंपल है। B के बाद C, C के आगे क्या लिखा है H, H के बाद क्या आता है I के आगे क्या लिखा है D के बाद क्या आता है E के आगे क्या लिखा है M के बाद क्या आता है N। बस हो गया सॉल्व, ठीक है सर, कोई टफ नहीं था। चलें आगे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स टू द आर एंड द मिनट एंड हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। मैं एकदम टच नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, एकदम स्किप कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। अब मुझे ये तो पता है कि सही 7 पे तो नहीं होगा, क्योंकि सही 6 पे होता है ना, फिर 7 थोड़ा सा यहाँ है, राइट, तो इसका मतलब 7 पे तो ये नहीं होने वाला है। तो ये तो चलो ठीक है, मैंने कट कर दिया, क्योंकि 7 पे इस तरीके का कुछ हो जाएगा, तो ये चलो मैंने कट कर दिया। अब अलग अलग क्वेश्चन हैं, 7 और 7-5 के बीच में, 7-5 पे, या 7-5 और 7-10 में। तो अब इतनी प्रिसीजन से बता पाना कि ये जब यहाँ पे ऐसे 180 बना रहा है, तो ये यहाँ पे सुई 5 पे है या 5 और 10 के बीच में है, कहाँ है, दिस इज़ अ बिट टफ। तो या तो आपको पता हो ये चीज़, आप घर से पढ़ के गए हो कि भाई वो 7-5 और 7-10 के बीच में आएगी तभी बनाता है 180, तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बैठ के एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आई कैन टेल यू दैट, बट इट इज़ ऑलवेज अ बिट ट्रिकी, ठीक है। अगर एक सिंपल तरीका से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, देखो 6 पे ये 180 डिग्री बना रहा था, फिर ये 6 से आ गया 7 पे, ठीक है। तो जब ये जो आर का एंड है ये 5 पॉइंट चला है, तो अब इसको 180 जब उधर बनाना है तो इसको 5 पॉइंट चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से ये 7-5 पे आता, लेकिन इसके ये 7-5 पे जो ये 5 चला है, इसके चक्कर में थोड़ा सा आर का एंड भी आगे मूव हुआ होगा ना, इस 5 के चक्कर में 7-5 पे वो एग्जैक्टली 7 पे नहीं होगा ना आर का एंड, 7 से थोड़ा सा आगे होगा, तो उस थोड़े से आगे को अकोमोडेट करने के लिए ये हल्का सा 7-5 से आगे आएगा जब, तभी वो 180 बनाएगा। आगे समझ, ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर याद रह जाए, कर पाओ तो कराना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको ऐसे समझो कि जब 8 पे मान लो सुई है, तो उसके बिल्कुल डायगनली अपोजिट 2 होता है, ठीक है, डायगनली अपोजिट 8 के 2 होता है, 6 के 12, 7 के 1 और 8 के 2, ये डायगनली इसका अपोजिट है। लेकिन ये जो 10 मिनट जब 8 पे यहाँ सुई ऐसे 12 पे थी, उसके बाद जो ये 10 मिनट चली है, इसमें ये 8 की भी तो थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी ना, तो अब जो इसके, ये मान लो यहाँ पे थी, तो अब जो इसके डायमीट्रिकली अपोजिट होगा वो कहीं यहाँ होगा, तो ये 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 9 पे नहीं पहुंची है, 9 पे पहुंचेगी तो तब 3 पे एग्जैक्ट इसका डायमीट्रिकली अपोजिट होगा,
तो ये यानी कि कहीं 2 और 3 के बीच में होगा। तो 8, समझ गए, समझ आ गई बात ये। तो कब होता है, जब ये 8, 10 और 8, 15 के बीच में, इट विल बी डायमेट्रिकली 180 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने बता दिया, याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है करने को। चलो आगे देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 2 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद स्टूडेंट का स्कोर 387 आया, उसने कितने इनकरेक्ट स्कोर किए हैं, ठीक है, उसने टोटल 90 स्कोर किए हैं, 90 क्वेश्चन ठीक करें, ठीक है, और 5 मार्क्स हर एक के हैं। तो सबसे पहले ऐसे में ये देख लो कि 5 इसके आसपास कहाँ पड़ रहा है, तो 400 पे पड़ रहा है एक तो, ठीक है, 395 पे भी पड़ रहा है, तो इसमें से कुछ भी लेके देख लो। चलो 80 लेके देखते हैं, ठीक है। मान लो उसने 80 क्वेश्चन ठीक किए, 10 क्वेश्चन गलत किए, तो यानी कि उसका स्कोर पॉजिटिव में 400 और नेगेटिव में 10 × 2 20, तो इसका स्कोर कितना रह गया 380, है ना, लेकिन ये है 387, मतलब कि उसने करेक्ट और भी करे हैं, और ज़्यादा करेक्ट करे हैं, ठीक है। तो अब मान लो उसने 81 मान के देख लो, ठीक है, 81 मान लो उसने किए हैं, सपोज उसने 81 करेक्ट किए हैं, तो 81 करेक्ट किए हैं तो उसका स्कोर कितना हो जाएगा 405, ओके। और 9 उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो 9 का स्कोर कितना 18 इनकरेक्ट वाले का, तो 405 में से गए 18, कितने बचे 387, बस यही आंसर है 387। तो आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पे 58 का ए आ गया, बस सिंपल। अब बताओ इसमें क्या ही बड़ी बात थी, अपना भी तो स्कोर कैलकुलेट करते हो जीएस का, प्रीलिम्स का, सी सेट का, वैसे इसका करना है, इसमें क्या इतना बड़ा था कुछ, आगे समझ, चलें आगे। चलो ये देखो, अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है ये, एक सेकेंड जस्ट मेरे को दे दो, हाँ ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एडिशनल प्रॉब्लम, 3p plus 4p plus pp plus pp is equal to rq2 where p q r are different digit, what is the arithmetic mean of all such possible sums। अब मैं ना ऐसे क्वेश्चन को कभी टच नहीं करता, क्योंकि इसमें ना ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि मेरे से कोई कंडीशन मिस हो जाए। तो अगर आपको ये आता है सॉल्व करना तो अच्छा है, आप कहोगे तो मैं बता भी दूंगा कैसे होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देता हूँ। देखो इसमें आपको सबसे पहले इसको पूरा बड़ा करके बनाना पड़ेगा, तो 3p लिखा हुआ है, 3p मतलब जैसे मान लो 32 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 32 का मतलब क्या होता है 3 × 10 + 2, ये होता है ना, ये 10 के डिजिट पे होता है, 1 के डिजिट पे होता है। बस इसको इक्वेशन को ऐसे खोल के लिखना है आपको, देखो कैसे खोल के लिखना है। देखो जैसे 3p लिखा है, तो 3p को आप कैसे लिख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, 3 × 10 मतलब 30 + p, ओके। ऐसे ही 4p को कैसे लिखोगे 40 + p, pp को कैसे लिखोगे 10p + 10p, मतलब pp को कैसे लिखना है दिस p × 10 यानी कि 10p और प्लस p, तो यानी कि 11p, ठीक है। फिर उसके बाद अगला फिर से एक pp, तो यानी फिर से एक 11p, ओके। और दिस इज इक्वल टू rq2, तो यानी कि r में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की, q में 10 की और 2, ठीक है। अब ये सारे p को जोड़ लो, 11 और 11 22 और 1 23 और 1 24, 24p + 70 इज इक्वल टू 100 r + 10q + 2, ओके। ये है। अब यहां से ये आपसे पूछेगा कि आप इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालो, ओके। तो अभी देखो कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से या 10 से, आखिर में तो एक 0 आई जानी है, राइट। 3 को कर लो, 4 को कर लो, कुछ भी कर लो, और आखिर में है 2, तो मतलब जो लास्ट डिजिट है वो तो 2 आनी ही है, अंडरस्टूड। जो लास्ट डिजिट है वो तो 2 आएगी आएगी, और वो लास्ट डिजिट 2 कैसे आएगी, जब आप यहां पे इस 24p को अब आपको ब्रेक करके इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको अब आप ऐसे लिखोगे कि ये 3 जगह डिवाइड हो जाए, 3 डिजिट बनाए, देख रहे हो ना, यही मैं कह रहा हूं, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। जैसे 24p + 70, अब आप इसको यहाँ पे p को सब्सटीट्यूट करोगे पहले 3 से, ये निकालेगा 142, फिर इसको सब्सटीट्यूट करोगे किसी और से 8 से,
तो ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। अब मान लो आपसे कोई कंडीशन मिस हो गई तो आपका पूरा अर्थमेटिक मीन गड़बड़ आ जाएगा। दैट इज़ वाई आई से कि पहले से याद करके जाओ कि अपनी लिस्ट कौन सी नहीं आ रही है। तो मुझे ये अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं जाके इनको कैसे लिख देता हूँ, टफ लिख देता हूँ, फिर मैं इसको देखूंगा ही नहीं, मेरा कितना सारा टाइम बच गया। समझ रहे हो, यही करना है बस। ओके, अभी आप देख रहे हो ना हमने कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो मान लो हम एक दो नहीं करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? सी अगेन वही पूरा फंडा है। अब मैं वापस से वो पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूँ, बट अगेन द पॉइंट इज दैट these questions will take your time and are possible that you will get them incorrect. ओके, ठीक है, यही है फंडा बस। इसको बताऊं, अगर आपको जस्ट दिखाना हो कि इसको शुरू कैसे करेंगे तो देखो पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 10p प्लस क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर, मतलब 100r, एक सेकेंड, 100r प्लस 10q प्लस q, ऐसे लिखोगे इसको। अब ये क्या हो जाएगा, 30p प्लस 3q इज इक्वल टू 100r प्लस 11q, मतलब 30p इज इक्वल टू 100r प्लस 8q। ये आपकी कंडीशन बनेगी। ओके, अब देखो इसमें यहाँ पे बस एक छोटा सा वो करना होता है। 30p की जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा 0 रहेगी, क्योंकि ये 30 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 1 से लेकर 9 तक, आखिर में 0 ही आएगा। तो और 100r की भी आखिरी 0 रहेगी, तो इसका मतलब इसकी भी आखिरी 0 रहनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिर में 0 आता है? तो 5 ऐसा नंबर है, 8 पंजे 40। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से समझ में आ गया कि क्यू की वैल्यू 5 हो गई है। तो 30p इज इक्वल टू 100r प्लस 40, ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब इसको काट दो 10-10 से, तो 3p इज इक्वल टू 10r प्लस 4। अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना है। अगर r 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर r की वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू 14/3, अगर r की वैल्यू 2 होगी तो p की वैल्यू 24 डिवाइड बाई 3 8, ठीक है, और r की वैल्यू 3 होगी तो अगेन ये 34/3, ठीक है। तो कौन से केस में, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें एक पूरा सीक्वेंस मिल रहा है। तो p की वैल्यू क्या है 8, q की वैल्यू क्या है 5 और r की वैल्यू क्या है 2। ये आपकी वैल्यूज निकल के आई हैं, राइट। अब आप इसमें से निकालोगे p प्लस जो भी इसने पूछा था, वैल्यू ऑफ p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू। तो p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू देख लो, p प्लस आर 10 डिवाइड बाई क्यू यानी कि 5, आंसर आ गया 2। बट यू सी हाउ टिपिकल दीज क्वेश्चंस आर, इसलिए मैं इनको कभी अटेम्प्ट करता ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने के लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मुझे नहीं स्ट्राइक हो रहा है, मुझे प्रेशर में कुछ हो गया, नहीं मैं कर पा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आई जस्ट डू नॉट अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 पॉइंट्स P Q R on a straight line, PQ रेशो QR if n is the number of possible values। देखो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज मतलब अब ये क्या पूछ रहा है, वही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली चीज़ पूछ रहा है, कितनी पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। मैं कभी नहीं टच करता ऐसे क्वेश्चंस को, कभी नहीं टच करता, मेरा टाइम वेस्ट करेगा ये वाला क्वेश्चन देखो, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 mm इज फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर, हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मिलीलीटर। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, जब मेरे को फॉर्मूला याद करना ही नहीं है तो मैं इसको करता ही नहीं हूँ, और मेरे को करना भी नहीं है याद, ये बेफालतू का क्वेश्चन है, मुझे चाहिए ही नहीं है। ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन कॉन्जिक्यूटिव 6 स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अभी देखो देखने में आसान लग रहा है, ठीक है, शायद आप कर भी लोगे, लेकिन मेरा पॉइंट फिर से वही है, वाई टू मेक हेडेक आउट ऑफ इट। देखो ये ऐसे एक डायगोनल होता है 8 डिजिट्स, 8 का होता है ये, तो पहले 6 कर सकते हो, नेक्स्ट 6 कर सकते हो और नेक्स्ट 6 कर सकते हो। ठीक है, 3 इस डायगोनल पे 3 इस डायगोनल पे, आंसर आ गया 6। आसान है, ठीक है, ऐसे एक विजुअलाइज करके अगर कर पा रहे हो, समझ में आया कैसे है। देखो ऐसे होता है ना चेस बोर्ड, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले डायगोनल पे 8 बॉक्सेस होते हैं, आपको उन 8 में से 6 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने हैं, तो या तो पहले 6 सिलेक्ट कर लो, ठीक है,
या एक छोड़ के यहाँ से 6 सिलेक्ट कर लो, या एक और छोड़ के यहाँ से 6 सिलेक्ट कर लो, ये यहाँ तक। तो ये 3 तरीके हो गए। ऐसे 3 तरीके इस डायगोनल पे बनेंगे, तो टोटल 6 तरीके हो जाएंगे। बट मी बीइंग अ पर्सन जो करता ही नहीं है पीएनसी के क्वेश्चंस, मैं क्या करूँगा, इसको भी टफ मानूंगा, स्किप कर दूंगा। आगे बात समझ। चलो अगला देखो, इन द सीरीज फिल इन द 6 ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सीरीज। इनमें से आपको फिल करना है। अब देखो इसको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको करने का इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इन्हें काउंट कर लो कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है 18। तो 18 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 3 3 के 6 बना सकते हो ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें 3 3 के 6 बनाने हैं। तो देखो डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश बी डैश ए बी डैश एंड ए बी बन गए। 3 3 के 6 बन गए। मान लो यहाँ पे ये 20 होते, ठीक है, तो आप 5 5 के 4 बना लेते। इस तरीके से बनते हैं ये। ओके, तो ये आपके समझ में आ गया, ये बन गए। अब इसमें बस आपको क्या करना है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपल पैटर्न रिकॉग्निशन करना है। देखो क्या है यहाँ पे, देखो ए बी आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस पैटर्न तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में बी है, ठीक है, यहाँ पे बीच में ए है, यहाँ पे बीच में बी है, इसमें बीच में ए है। एक आपको पूरा का पूरा भरा हुआ मिला है जिसमें बीच में ए है। तो ये देखो कि बीच में ए कहाँ आ रहा है, बीच में ए आपका इस वाले में आ रहा है। लेट मी चेंज द कलर। बीच में ए इस वाले में आ रहा है, तो इसमें पहले यहाँ पे ए प्लेस कर दो इसके हिसाब से, है ना। लास्ट में यहाँ ए भी चल रहा है ना, ये ए भी है, तो यहाँ पे पहले ए प्लेस कर दो। अब और तो कहीं दिख नहीं रहा अभी, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। ओके, लेट अस लुक एट कि हम और क्या पैटर्न इसमें जनरेट कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये एक सेकेंड, ये अपना इतना जनरेट हो गया कि यहाँ पे ए बी आ गया। ओके, अभी देखो बीच में बी, यहाँ पे आपको बीच में बी दिख रहा है। तो जब बीच में बी दिख रहा है तो यहाँ पहले में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ओके, सबसे पहले वाला सबसे ऊपर वाला देखो। अब जब बीच में बी दिख रहा है तो पहले पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया इस पर्टिकुलर केस में। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है चलेगा, ये नॉट एन इशू, ठीक है ऐसे भी चल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे पहले पे क्या आ गया, ए आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे आपने बीच में बी देखा, पहले पे आ गया, तो वैसे तो यहीं केस सॉल्व हो गया, क्योंकि एक ही ऐसा है जिसमें सबसे पहले पे ए आ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपको आगे करके बताता हूँ। बीच में आपने, ओके, सो दिस मच इज सॉर्टेड। चलो अब आगे देखते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है, एक पैटर्न बना ए बी, ठीक है, एक छोड़ के ए बी आया, तो यहाँ एक ड्रॉप करो और फिर देखो यहाँ पे सेम पैटर्न बन रहा है क्या, हाँ ए बी का पैटर्न बन रहा है। तो ए बी और बीच में कुछ पैटर्न और है, ए बी डैश और ए डैश बी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ ये बीच में बी है, यहाँ स्टार्टिंग में ए है, यहाँ स्टार्टिंग में ए है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ पे लास्ट में बी, यहाँ पे लास्ट में बी, ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, यही आपका आंसर है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस में करके दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है, ये बहुत आसान होता है, बस आपको ऐसे डिवाइड करके लिख लेना होता है एक बार और आपका ये सॉर्ट हो जाता है। 2-4 क्वेश्चंस में करके दिखा दूंगा, एकदम सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आगे देखो। यूजिंग दीज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। 30,000 से आप इन डिजिट्स को यूज़ करके, इसमें ये नहीं लिखा कि रिपीट करना है नहीं करना है, वो सब नहीं लिखा देखो इसमें। सो यहाँ पे दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो 30,000 से आपको बड़े डिजिट्स बनाने हैं। तो देखो आप सबसे पहले 30,000 से बड़े बनाने हैं तो 3 से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ ये 3 तो बुक हो गया। ठीक है, इट शुड स्टार्ट विद डी। अब आपके पास कितने नंबर बचे, ये 5 बचे। ठीक है, इन 5 को आपको इसके पीछे लगाना है। ठीक है, इन 5 को आपको यूज़ करना है। अब देखो अगर आप इसमें कर सकते हो ये चीज़ें तो दिमाग लगा लो, नहीं कर सकते हो मत लगाओ। देखो कैसे है, मैं जस्ट करके दिखाता हूँ आपको, अगर आपको करना ही है क्वेश्चन तो देखो सबसे पहले एक 2 आया। ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 लगेगा, फिर 3, फिर 3, ये सबसे छोटा नंबर बन सकता है। अब इसमें क्या है कि आप इनको इंटरचेंज भी करोगे तो भी यही नंबर बनेगा। अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो आपस में तो इंटरचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला नंबर क्या बनेगा, स्टार्टिंग में 3 और 2 मेंटेन करके 2 इनके बीच में आ सकता है, यानी कि 3 2 3। ठीक है, ऐसे ही 3 2
3 3 2, ठीक है। ऐसे करके यू विल हैव टू मेक नंबर्स। फिर इसको जैसे ये बन गया, अब इसी को किससे स्टार्ट करके देखो, 3 3 से स्टार्ट करके देखो, ठीक है। तो जब 3 3 से स्टार्ट करोगे तो ऐसे 3 नंबर उसके बन जाएंगे, तो आंसर 6 हो जाएगा। बट वही मैं बोल रहा हूँ, इनमें आपकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। या तो आपको इसका फॉर्मूला आता हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 3 फिक्स हो गया, अब इसके बाद 4 ब्लैंक बचे हैं। इन 4 ब्लैंक में आपको 2 2 और 2 3 भरने हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर आ गया 6, यही आपका आंसर है। बट अगर आपको पीएनसी नहीं आ रहा है, इट्स ओके, skip it. You do not need to waste your time and marks on such questions. Consider the following statements. The sum of 5 consecutive integers can be 100. The product of 3 consecutive natural numbers can be equal to be their sum. ठीक है, बहुत सिंपल है, करते हैं कैसे, देखो सम ऑफ 5 consecutive integers can be 100। तो 5 consecutive integer ले लो कोई भी, ठीक है। 5 consecutive integer मान लो आपने यही ले लिए, n, n+1, n+2, n+3, n+4। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लिए, इनका सबका सम अगर इन सबको जोड़ दूं मैं तो इनका सम 100 बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 n प्लस 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 इज इक्वल टू 100। 5n इज इक्वल टू 90, n इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये समझ में आ गया, सोल्व हो रहा है ये, ठीक है, करेक्ट है। मतलब n की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो ये नंबर्स 18 19 20 21 22 हो गए आपके, करेक्ट, समझ में आ गया। चलो, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो ठीक है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3, ये तो ठीक हो गई। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू बी देयर सम। 3 ऐसे नंबर ढूंढ लो जिनका मल्टीप्लीकेशन और सम सेम होता है। एक ही कंडीशन है ऐसी, 1 इंटू 2 इंटू 3, इनका सम भी 6 मल्टीप्लीकेशन भी 6, बस दोनों के दोनों आपके आंसर ठीक हो गए। आया समझ, कितना आसान था, कुछ भी नहीं सोचना था, कुछ भी नहीं करना था, मिल गए 2 नंबर। पीएनसी में फंसा रहता, नहीं तो मैं बेफालतू में इस क्वेश्चन को छोड़ा था, तो यहाँ पे बहुत करेक्ट हो गए। तो इस पूरे पेपर में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर द क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट ईजिली। हंट करना आपको उन क्वेश्चंस के लिए, जहाँ भी टफ लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, दिमाग लगाना ही नहीं उस क्वेश्चन पे। देर आर 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hand with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive person. In how many distinct possible combinations can the handshakes take place? अभी देखो ये अगेन स्किप करने लायक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो अटेम्प्ट तो मैं समझाता हूँ कैसे कर सकते हो आसान के तरीके से। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं, 6 persons इन अ रो। एक इंसान को आके इनसे हाथ मिलाने हैं, 3 लोगों से मिलाने हैं बस, और हाथ इस तरीके से मिलाने हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव लोगों से हाथ नहीं मिलाएगा। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मान लो वो 1 से हाथ मिला लेता है, ठीक है, फिर 2 से नहीं मिला सकता तो 3 से मिला लेता है, फिर 4 से नहीं मिला सकता तो 5 से मिला लेता है। एक तरीका ये हो गया। अब मान लो वो 1 से मिला रहा है और 2 और 3 दोनों से नहीं मिलाता है, लेकिन वो 4 से मिला लेता है, फिर 5 से नहीं मिलाता, 6 से मिला लेता है। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। अब देखो, अब मान लो मैं और इसमें कोई कंडीशन नहीं बन सकती। 1 के बाद मान लो वो सीधा, आप ये नहीं कह सकते 1 के, अच्छा हाँ देखो एक कंडीशन वो बनेगी, 1 से मिलाया, 3 से मिलाया, फिर 4 और 5 को स्किप करके 6 से मिला ले, ये भी एक कंडीशन बन सकती है, राइट। तो ये कंडीशंस हो गई 1 की। अब मान लो वो 1 से मिलाए ना, वो सीधा 2 से मिलाए, ठीक है, 2 से मिलाया, फिर 3 से नहीं मिला सकता, 4 से मिलाया, 5 से नहीं मिला सकता, 6 से मिलाया, ठीक है, बन गई ये वाली कंडीशन, करेक्ट। ऐसे करके आपको इसमें कंडीशंस जो हैं वो निकालनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट यू विल रीच टू योर आंसर। एक्चुअली यही 4 कंडीशंस हैं और कोई कंडीशन इसमें हो ही नहीं सकती, एंड यही इसका आंसर है 4, ओके। और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप 1 और 2 को स्किप करके सोचो, अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 से स्टार्ट करोगे तो 5 से मिलवा पाओगे, बस आपको वापस 1 से मिलवाना पड़ेगा। 1 3 5 की कंडीशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये है चक्कर इसमें। तो इसमें यही 4 तरीके हैं। अब जिन लोगों को फॉर्मूला आता है वो उसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट जिन लोगों को नहीं आता है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा इसको स्किप कराना, अगर करके आना है तो इस तरीके से यू कैन डू इट। आ गया समझ में, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशो पी रेशो क्यू रेशो आर, ठीक है। एक सेकेंड बस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो ठीक है, करते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशो पी क्यू आर।
अब बोल रहा है ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। बात तो ठीक है, एक वो है, मतलब ये कह रहा है कि कुछ सम ऑफ मनी है, कोई भी पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है, उसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, इनके बीच का जो रेशो है वो पी रेशो क्यू रेशो आर है। अब कह रहा है ए को, मतलब जिसको पी मिला है, जिसको पी में रेशो मिला है, उसका मैक्सिमम शेयर होगा अगर बाकी दोनों का मिला के जो है वो उससे बड़ा है। तो यार बात तो सही है ये, अगर इतना पैसा मिल रहा है कि बाकी दोनों को मिला के जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा है। तीन, आप मान लो आप 3 दोस्त हो, तीनों दोस्तों में पैसे बटे, बाकी जो 2 दोस्तों के मिला के पैसे हैं आपके उससे भी ज़्यादा हैं, तो सही बात है ना, आपको पैसे ज़्यादा मिले हैं, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है। अब कह रहा है सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ़ आर इज़ लेस देन पी प्लस क्यू। अब ये कह रहा है कि जो तीसरा दोस्त है उसको आप दोनों के, मतलब जो उससे ज़्यादा, जो बाकी दोनों दोस्त हैं उन दोनों के मिला के अगर उससे कम मिले तो उसके पास मिनिमम शेयर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको अभी फॉल्सिफाई करके देखते हैं। एक रेशो बना लो 3 4 5, मान लो यही रेशो है, ठीक है। फिर इसको उल्टा बना लो, 5 4 3 बना लो, 5 4 3, क्योंकि ए को मैक्सिमम करवाने हैं ना। तो अब कह रहा है कि ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, ठीक है। ए ना, इसको बना लो, सपोज करते हैं 7 या फिर 11 कर लो, चलो, ताकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ये हमने 11:4:3 बना लिया। अब कह रहा है ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, तो 4 और 3 7, 11 इज ग्रेटर देन 7। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल है तो हाँ, इसको उतने पैसे मिले हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब कह रहा है सी गेट्स द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू। अब देखो, मान लो इनको 5 + 4, 5 + 3 और रेशो 4, मान लो इस कंडीशन में इनको पैसे मिले हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना है 8, सी का इससे कम है ना, 8 इज ग्रेटर देन 4, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे सी का मिनिमम है? नहीं, यहाँ पे तो बी का मिनिमम है। इसको मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ, मान लो मैं ऐसे कर दूँ इसको 10 1 एंड 9, तो 10 + 1 11, ये इससे ज़्यादा है, लेकिन क्या 9 मिनिमम है? नहीं, मिनिमम 1 है। तो सेकंड कंडीशन जो है वो नहीं सेटिस्फाई हो रही। अब ये आपको कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में? आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है। अगर आपको सब, एक इंसान को इतने पैसे मिले हैं कि बाकी दोनों को मिला के भी उतने नहीं मिले हैं, तो ऑब्वियसली उसको सबसे ज़्यादा मिले हैं। लेकिन तीसरे इंसान को मिनिमम शेयर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, तीसरे इंसान का मिनिमम शेयर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका इंडिविजुअली पी और क्यू से कम है। बात समझ में आ गई? यही था इसमें कैच, बस। तो इसका आंसर ए ओनली हो जाएगा। तो कॉमन सेंस से सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चंस, और कुछ नहीं है इसमें। A pie diagram shows the percentage distribution of protein, water and other dry elements in the human body given that protein corresponds to 16%, water corresponds to 70%, if both protein and other dry element correspond to p%। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, प्रोटीन 16%, वाटर 70% एंड p प्लस ड्राई ये p%, ठीक है। देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग p ऑन द पाई डायग्राम। ओके, अभी देखो 70 और 16, 70 एंड 16, 86 हो गए। तो ड्राई एलिमेंट के कितने बचे? 100 - 86, 14% ड्राई एलिमेंट है। तो P है 16, D है 14, तो P + D = 30%। तो जो P हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30% हो गई। बात समझ में आ गई? यही तो दे रखा था, तीन ही तो चीज़ें हैं, एक है वो कितना है, एक है प्रोटीन, एक है वाटर और एक है ड्राई एलिमेंट। प्रोटीन 16 है, वाटर 70 है, तो D कितना हो जाएगा? 14, करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि P + D यानी कि प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट जो है वो एक जगह है, तो वो 30% हो गया, 16 + 14। अब पूछ रहा है कि ये कितना एंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो 360 की 360 डिग्री जब मिलती हैं तो वो 100% रिप्रेजेंट करती हैं, या ऐसे बोल लो 100% चीज़ें मिलके एक सर्किल पे 360 डिग्री रिप्रेजेंट करती हैं। ये एक सर्किल है, इस पे पूरा का पूरा अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो 100% हो रहा है ना। और ये कितनी डिग्रीज हो गई? 360 डिग्री हो गई। जब हम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना कि ये पाई चार्ट बनाया, ये 90% हो गया, ये इतना 180% हो गया, ये फलाना 45% हो गया, ऐसे करके बनाते हैं ना। तो पूरा 100% कंप्राइजेज ऑफ 360 डिग्री। तो 1% में कितना हो गया? 3.6 डिग्री हो गया। और 30% का आपको निकालना है, तो 30% में कितना हो गया? 3.6 × 30 यानी कि 108। बस देख लो 108 कहाँ है? 108 सी पे, आंसर हो गया सी। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। बस ध्यान देना है कि क्या पूछा है। P%
प्रोटीन का परसेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना। यही गलती करके आओगे अगर करके आओगे तो। पी जो है वो प्रोटीन और ड्राई फ्रूट का मिला के है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, जोसेफ जो है वो विजिट करता है हर 5वें डे क्लब हर 24वें दिन और सुमित 9वें दिन। अब पूछ रहा है कि ये जब तीनों मिले तो संडे था, अब ये कब मिलेंगे दोबारा। देखो इसमें वैसे तो मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि कैलेंडर क्लॉक के समय नहीं करता हूँ, जनरली नहीं पढ़ता हूँ इस चक्कर में, लेकिन स्टिल मैं आपको करके बताता हूँ, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। कह रहा है कि आज मिले, आज संडे था, ठीक है, अब वो 5वें दिन आएगा, वो 24वें दिन आएगा, वो 9वें दिन आएगा, तो ये कब वापस से कॉमन दिन आएंगे। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, इनका सबसे पहला कॉमन क्या निकलेगा, और सबसे पहला कॉमन क्या होता है, LCM। ठीक है, तो आपको 5, 24 और 9 इनका LCM निकालना है। आगे बात समझ में, बता दूं एक बार LCM भी कैसे निकालते हैं, सिंपल सा तरीका बता दूं जिसको नहीं पता है उसके लिए। देखो इनको लिख लो एक जगह, 5, 9, 24। अब ऐसे करो, सबसे पहले देखो कि इनमें से मिनिमम किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो, 1 से मत करने लगना। 5 ऐसा कैसे रह जाएगा, 9 ऐसा कैसे रह जाएगा, 24 का डिवाइड होकर 2 हो जाएगा। वापस से क्या 2 से डिवाइड हो रहा है कुछ, हाँ हो रहा है। 5 ऐसा कैसा 9 ऐसा कैसा ये 6, वापस से 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 5 ऐसा कैसा 9 ऐसा कैसा ये 3, अब 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 3 से हो रहा है, हाँ। 5 ऐसा कैसा 9 ऐसा कैसा, सॉरी 9 भी डिवाइड होकर कितना हो जाएगा 3, एंड 3 का कितना बच जाएगा 1। क्या फिर 3 से कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ। तो 5 ऐसा कैसा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब क्या कुछ 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। 4 से हो रहा है नहीं, 5 से हो रहा है, हाँ। तो 5 से डिवाइड किया 1 1 1, तो जब ये आखिर में 1 1 1 आ गया तो आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 तिये 15 तिये 45, 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360। तो क्या आ गया, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 360। अब ये बोल रहा है कि ये सब जब मिले थे उस दिन संडे था, तो ये दोबारा जिस दिन मिलेंगे उस दिन क्या होगा। अब आपको क्या निकालना है कि 360th डे क्या होगा। तो देखो आज संडे है, तो अगला संडे कौन से दिन पे होता है, 7th डे पे होता है, राइट। तो अब 360th डे पे क्या होगा ये निकालना है। तो देखो 350वें दिन क्या होगा, संडे होगा, क्योंकि 7 का 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50 हफ्ते बीत चुके होंगे, 350 दिन संडे होगा, 350 प्लस एक और 7 कर लो, तो 357 वाले दिन क्या होगा, संडे होगा। तो 358 वाले दिन मंडे, 359 वाले दिन ट्यूसडे, एंड 360 वाले दिन वेंसडे। अब देख लो इसमें वेंसडे आंसर है क्या, हाँ है। तो 75 का आंसर क्या हो गया, बी। आ गया समझ कैसे किया, 360 निकाल लिया एलसीएम से, फिर 360 में कितने हफ्ते होते हैं ये देख लो। तो 51 हफ्ते टोटल तो हो ही रहे हैं, क्योंकि 51 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 357 आएगा। 52 नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो 360 से बेटर ज़्यादा हो जाएगा। तो 357 वाला दिन कितना हो गया, वापस से वही दिन आ गया संडे, 58 मंडे, 59 ट्यूसडे एंड 360 वेंसडे। क्लियर सर, यही था इसमें, इसका आंसर हो गया इसका 108 था, इसका वेंसडे हो गया। The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the positions of the digit is 54. Okay. फिर आगे क्या बोल रहे हैं, Consider the following statements. The sum of two digits of the number can be determined only if the product of the two digits is known. Okay, and the difference between the two digits of the number can be determined. देखो क्या बोल रहा है कि difference between a 2-digit number, एक कोई 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस, मतलब वाई एक्स। जब एक्स वाई को वाई एक्स कर दो तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 54 है। ठीक है, अब ये सिर्फ ऐसे एक्स वाई हम लिख नहीं सकते, एक्स वाई एक्चुअली में क्या है 10x प्लस वाई है, समझ रहे हो। तो ये 10x प्लस वाई है, और जब इसको इंटरचेंज करोगे तो ये 10y प्लस एक्स है। बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ये इक्वेशन मत बनाना, ये इक्वेशन ही यहाँ पे क्या है आपकी पिटफॉल है। ठीक है, नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई, और यहाँ क्या बनेगा 10y माइनस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो इनके बीच का डिफरेंस मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, ये 54 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 54, x माइनस वाई 9 इज इक्वल टू 54, x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 9 मतलब कि 6, 9 6 54, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो सिर्फ इस बात से, सिर्फ इतनी इस इंफॉर्मेशन से आपने इनका द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट निकाल लिया ना, ये रहा 6 आ गया, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो ठीक हो गई। अब कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड
ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन, राइट। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं जिनका x माइनस वाई जो है वो 6 हो? बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, अगर एक है एक डिजिट तो दूसरी 7 हो तो काम चल सकता है। एक डिजिट 2 हो और दूसरी डिजिट 8 हो तो काम चल सकता है। एक डिजिट 3 हो और दूसरी डिजिट 9 हो तो काम चल सकता है। और कुछ नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपको 10 माइनस 4 करना पड़ेगा एंड दिस इज़ नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर। तो ये 3 चीज़ें ही हो सकती हैं, राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन 7 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 16 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 27 है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन अलग अलग है। तो ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में कौन सी डिजिट थी या उनका डिजिट का सम क्या होगा, x प्लस वाई क्या होगा, आपको उनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए। उसके बिना आप इसको नहीं कर पाओगे, जबकि आप ये सिर्फ उसके बिना भी कर सकते थे। तो यानी कि इस केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। आगे बात समझ। एक सेकेंड, इसमें कोई ना कोई तरीका तो ऐसा निकाल ही सकते हैं हम जिसमें से हम ये पहले वाला भी निकाल ले, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन। नहीं, नॉट नेसेसरीली। देखो जैसे सपोज करो आपको ये पता चल गया कि x माइनस वाई जो है वो 6 है। अब आपको ये बोल रहा है कि आपको x प्लस वाई निकालना है। x माइनस वाई जो है वो 6 है और x प्लस वाई निकालना है, ये आपको पता करना है, ठीक है। x माइनस वाई इज 6 एंड वी हैव टू फाइंड x प्लस वाई। ओके, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो बन जाएगा ना ये। ठीक है, आई वो करके इसको दोबारा कैलकुलेट करके मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल के आएगा ऐसा जो 76 के पहले स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देगा कि हम बिना इसके भी हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर नहीं निकालने हैं, हमें x और y नहीं निकालने के लिए वो बोल रहा है, हमें सिर्फ वो x और y का सम निकालने के लिए बोल रहा है। तो 7 और 1 8 10 12, 8 10 12। ओके, एक्स और वाई नहीं कैलकुलेट करना है, उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट्स इज नोन। तो प्रोडक्ट के बिना भी हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं। आई टेल यू हाउ। ओके, मैं इसको आपको करके बताऊंगा। इंटरचेंज करने के बाद जो आता है वो दे रखा है ना ऑलरेडी। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 54, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो कौन कौन से नंबर है जिनको इंटरचेंज करके 54 बनेगा? ओके, हो तो गया। 71 में से 17 गया तो 54 बन रहा है, और 82 में से 28 गया तो भी 54 ही बनेगा। ठीक है, आई ट्राई इट आउट, मैं एक बार ट्राई करके आपको बताऊंगा ये, पर कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। आई डू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, 76 पे भी एक मार्क कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा पक्का कि किस तरीके से सॉर्ट हो सकता है। हो जाएगा बट ये जितना मुझे लगता है एटलीस्ट। चलो, x said to y at the time of your birth I was twice as old as you are at present. If the present age of x is 42 years, then consider the following statements. 8 years ago the age of x was 5 times the age of y. After 14 years the age of x should be 2 times the age of y. देखो कुछ नहीं है, क्या है, बहुत सिंपल होता है, मेरे को सबसे सिंपल क्वेश्चंस लगते हैं एज वाले। x ने बोला y से एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट एज x की 42 है, ठीक है, क्या बोल रही है, देखो यहाँ पे दोबारा सुनो, x की प्रेजेंटेज कितनी है, 42 है। अब वो y को बोल रहा है कि तेरे बर्थ के टाइम पे मैं आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। जितना y अभी प्रेजेंट में है, मान लो y अभी प्रेजेंट में y ईयर ओल्ड है, ठीक है, तो जिस टाइम y पैदा हुआ उस टाइम x क्या था, 2y था। ओके, समझ में आ रही है बात? जिस टाइम x पैदा हुआ उस टाइम y क्या था, इट वॉज 2y। अब ये कह रहा है 8 years ago द एज ऑफ x, 8 years ago द एज ऑफ x वॉज 5 times द एज ऑफ y। अब आपको इसमें 8 years पहले जाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। मान लो x की प्रेजेंटेज 42 है, ठीक है, y की मान लो प्रेजेंटेज y है। ओके, अगर अब आप क्या करो, इसमें y ईयर्स पहले जाओ, y की प्रेजेंटेज इज y। अब x को y से 42 माइनस वाई क्या हो जाएगी, x की वो एज जब y पैदा हुआ था, और जब पैदा हुआ तो x की एज उसके डबल थी y के, तो 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 42, मतलब 3y इज इक्वल टू 42 एंड y इज इक्वल टू 14। तो यानी कि y की प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स और
14 साल पहले जब वाई पैदा हुआ तो एक्स की वैल्यू 28 थी, आज 14 जोड़ दो इसमें 42 है। सही हो गया, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, समझ में आया ना कैसे निकाला, मैं दोबारा समझाऊँ। देखो एक्स की प्रेजेंट एज है 42, वाई की प्रेजेंट एज मान लो वाई है, ठीक है। तो ये कह रहा है एक्स इसे कह रहा है कि जब तू पैदा हुआ था यानी कि वाई साल पहले, मेरी एज तेरी आज की एज से दुगनी थी। तो यानी कि जब तू पैदा हुआ था मतलब वाई साल पहले मेरी एज कितनी थी, 2y थी। वाई साल पहले मतलब 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 42, 3y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 14। आ गई ये बात समझ, इतना निकाल लिया आपने। तो यहाँ से क्या समझ में आया, x की प्रेजेंट एज इज 42 एंड y की प्रेजेंट एज इज 14। अब देखो 8 ईयर्स एगो द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स ऑफ y। x में से 8 घटाए 34, y में से 8 घटाए कितने बचेंगे, 14 में से 8 गए 6। तो क्या ये 5 टाइम्स है, नहीं, ये तो नियरली 7 टाइम्स हो जाएगी, तो ये गलत हो गया। आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। 14 ईयर्स बाद मतलब 42 प्लस 14 यानी कि 56, और y 14 प्लस 14 मतलब 28। हाँ तो 28 दूनी 56, ये करेक्ट हो गया। 77 का क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर, चलें नेक्स्ट देखें। If the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, then what is the net change? ठीक है, बहुत सिंपल होता है। मान लो इनिशियली इसका प्राइस 100 है, अब आपने प्राइस ऑफ एन आर्टिकल को डिक्रीज किया 20%, तो इसको कितना बच गया, 80 हो गया। अब इसका प्राइस इंक्रीज किया 25 से, तो 80 का 25% निकाल लो, 80 इंटू 25 बाई 100 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, और इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि इसको इंक्रीज कर दिया, तो 80 प्लस 20 कर दिया, तो कितना हो गया, 100 हो गया वापस से। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, तो ये पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 78 का आंसर विल बी ए। ओके, बस इसमें क्या पिटफॉल करोगे पता है, इसमें गलती क्या करोगे, 100 का 20% कम करके 80 ले आओगे, और जब 25% इंक्रीज करना होगा तो 100 का 25% मान के 80 में इंक्रीज करके 25 कर दोगे, 125 करके इस आंसर को 105 कर दोगे, और यहाँ पे 5% का इंक्रीज मार्क करके आओगे। ये इसमें पिटफॉल है। तो जो ये क्या ध्यान रखना है कि जो ये प्राइस इंक्रीज किया है ना, ये न्यू प्राइस का किया है, देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। न्यू प्राइस मतलब 80 को 25% से इंक्रीज किया है, तो 80 का 25% इज 20, तो 80 प्लस 20 इज 100, इनिशियल वॉज 100, फाइनल इज 100, 0% का चेंज। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट एंटायरली कंप्राइजेज वंस ओनली, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अभी देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं करता हूँ, मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है, तो आई लेट इट गो। अगर आपको करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ये कह रहा है कि एंटायरली वंस है, तो यानी कि जब उसको 7 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, यही है ना। 1 को 7 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 11 नहीं है, 111 भी नहीं है, 4 बार लगाओगे तो भी नहीं है, इन सबको करके देखना पड़ेगा आपको। 5 बार लगाओगे तो भी नहीं है, 6 बार लगाओगे, जब 6 बार लगाओगे 1 2 3 4 5 6 तब हो जाएगा ये। 7 एकम 7, 4 उधर चले गए, 7 पंजे 35, 6 चले गए, 7 8 56, 5 चले गए, 7 7 19, 2 चले गए, 7 21, 15873, यही आंसर है। बट अगेन डू दीज क्वेश्चंस ओनली इफ यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस। मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ क्या बोल रहा था ये कि इनमें से किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो तो सिर्फ 1111 आता है। अब लोग ना इन सबको मल्टीप्लाई करके दिखने बैठ जाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगना है। आपको स्मॉलेस्ट सच नंबर निकालना है ना, तो आपको ये देख लो ना कि भाई x इंटू 7 इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा ना, बस इतना ही करना है आपको। इसमें इसने बोल दिया आपको कि x आप ढूंढो 7 से मल्टीप्लाई करके, वो 111111 आता है, ये तो आपको पता है ना। तो x निकालने के लिए बस इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो हर एक उसमें 1 लगा के देख लो, 111 तक तो लगाना भी नहीं पड़ेगा। फिर 4 वाला देख लो, 5 वाला देख लो, और जैसे 6 वाला देखोगे आंसर आ जाएगा ये निकल के। तो अगर सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। ओके, लास्ट देखते हैं। अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। 7/8 कंप्लीट करने में किसी जॉब को उसको 21 दिन लगते हैं। ठीक है, टोटल काम कितना है, 8 काम टोटल मान लो 8 काम है, उसमें से 7 काम कंप्लीट करने में 21 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक दिन में वो कितना कंप्लीट कर रहा है, देखो मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं।
मान लो टोटल उसको 8 कंप्लीट करने थे, अभी वो 7 कंप्लीट कर रहा है, और 7 कंप्लीट कर रहा है वो 21 दिनों में। तो एक कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 24 दिनों में। 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ा दिया तो मतलब 24 का आधा 12 दिन और लगेंगे, तो टोटल दिन कितने हो गए? 36। ठीक है, हाउ मेनी मोर डेज लगेंगे? कितने मोर डेज कितने लगेंगे? 7 ऑलरेडी लग चुके हैं, राइट? देखो दोबारा समझाता हूँ, अंडरस्टैंड इट अगेन। 21 दिन ऑलरेडी लग चुके थे तो हो जाएगा उसे। देखो दोबारा समझाता हूँ, टोटल 8 हैं, ठीक है, टोटल 8 काम करने हैं, 7 काम करने में 21 दिन लगे, तो यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा था ना। समझ में आ रहा है? मान लो 8 काम करने थे, ऐसे ही मान लो 7 काम करने में 21 दिन लगे, यानी कि हर दिन वो 3 काम निपटा रहा है, तो टोटल 8 निपटाने में कितने दिन लगेंगे? 24। तो टोटल दिन कितने हो गए? 24, पूरा 8 के 8 काम निपटाने में। अब वो कह रहा है 50% और बढ़ा देंगे, तो 50% और बढ़ा दोगे तो 50% टाइम बढ़ा दो इसका, तो इसका 50% कितना है? 12। तो अब टोटल कितना लगेगा? 36। 21 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं, तो 36 माइनस 21 = 15। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे पता है क्या गलती करोगे आप? यहाँ पे इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, 24 और 12 36 नहीं करोगे, 12 पे निकालने बैठ जाओगे। ये गलती नहीं करके आनी है, ठीक है? समझ में आ गया? बस ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी सी, और आप इसका सॉर्ट करते चले जाओगे। विद दिस वी आर डन विद 2021 का पूरा पेपर। आरसी भी कर लिया हमने और क्यूआरई भी कर लिया, ठीक है? आई होप दीज लेक्चर्स आर हेल्पफुल, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बनाने में, मुझे 1 घंटा लग ही गया होगा इस लेक्चर को भी कन्वर्ट करने में। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग देम नाइसली, ओके? एंड आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। प्लीज़ इन कॉन्सेप्ट्स को करते रहिए, दिस विल रियली हेल्प यू, एंड इफ़ दे हैव हेल्प्ड यू देन स्प्रेड द वर्ड। लोगों को बोलिए कि देखो भाई, ज़रूरी नहीं है फॉर्मूलाज रटना, बिना फॉर्मूला रटे भी हो सकता है, ओके? एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पेपर। इसके बाद हम 2020 का पेपर करेंगे। लोगों ने बोला है कि उसका आरसी और मैथ बहुत ही टफ है, तो देख लेंगे भाई इतना क्या टफ है, ठीक है? हम तो नहीं है, मैं तो नहीं याद। अभी आप बताओ, मैंने पूरे उसमें आपको कोई भी फॉर्मूला बताया क्या? एक भी नहीं बताया। तो फॉर्मूलाज ट्रिक्स बताई क्या? कुछ नहीं बताई, ठीक है? सब कुछ लॉजिकल है। अब हर चीज़ को ना लॉजिकली समझा सकता हूँ मैं। जैसे मान लो वो वाला भी क्वेश्चन था कि आज संडे है और अगले साल इसी दिन क्या होगा, ठीक है? तो उसमें हम मंडे कर रहे हैं, तो ये भी मैं आपको लॉजिकली समझा सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ लॉजिक ही है। देखो क्यों, 365 डेज है, ठीक है? इसको 7 से डिवाइड करो तो कितना बन जाएगा? ये 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, एक बच गया ना। ये एक ही है जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब कि साल में 52 हफ्ते हो गए, तो 52 हफ्ते लास्ट दिन वही आ गया वापस से, और एक दिन एक्स्ट्रा है तो एक दिन एक्स्ट्रा, तो एक दिन ऐड हो गया। तो एक्चुअली में हर चीज़ के पीछे बेसिक कॉन्सेप्चुअल लॉजिक ही है, इसलिए मैं ट्रिक्स फॉर्मूला ये सब अप्लाई करता ही नहीं, याद करता ही नहीं, ठीक है जी? समझ में आ गया? खैर, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड। 2 हफ्ते बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, ठीक है? दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, नहीं रुकेगा इस बार, ठीक है? नहीं रुकेगा इस बार, नहीं रुकेगा, ओके? जय हिंद। चलिए, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।